दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ये हम लोगों का लैंडफॉर्म्स रिवीजन का पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग ओशनिक वेव्स, ग्लेशियर, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स और पेरीग्लेशियर लैंडफॉर्म्स इतनी चीज़ों की हम लोग स्टडी करेंगे। 41 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने विंड, रनिंग वाटर, कास्ट, लैंडफॉर्म्स और एरिड एरियाज के जो कुछ स्पेशल लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे कि पेडीमेंट, बजादा, प्लेया, ये सब और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स उसके साथ जो अटैच थे वो भी हम लोगों ने देखे। तो काफ़ी चीज़ों की हम लोगों ने स्टडी की, लैंडफॉर्म्स भी देखा और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें थी वो भी हम लोगों ने देखी। ये पार्ट 2 है और ये हम लोग अब 42 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ इमेजेस हैं, ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं सब का हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिससे ये आपके पास सेव रहे। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से इसको बनाएं अपनी नोटबुक में और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। और साथ में जब लेक्चर चल भी रहा है तो भी आप रफली नोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन इन फिगर्स को भी अपने पास एक जगह सेव रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बुक्स में कुछ फिगर्स कठिन लैंग्वेज में होते हैं, लैंग्वेज क्या कह सकते हैं कि कठिन तरीके से बने हुए होते हैं, तो वो हम लोग उतना समझ नहीं पाते। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। पहला जो हम लोगों का लैंडफॉर्म है, सबसे पहले ओशनिक वेव्स का अगर हम लोग वर्क देखें तो वर्क बहुत ही सिंपल होता है। ओशनिक वेव्स जब मूवमेंट करती हैं, हम लोग सब जानते हैं कि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनमें इनमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये तट से टकराएंगी तो तट से टकराने पर ये हानि पहुंचाएंगी, उसको चोट पहुंचाएंगी और तरह तरह के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि हमारे होंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। और जब ये आ रही हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ मलबा लेके आएंगी, तो उसको डिपॉजिट करेंगी, उससे कुछ ना कुछ ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनाएंगी। तो ये इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ओशनिक वेव्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं जो कि हम लोग को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि सर्फ, ब्रेकर, स्वॉश, बैक शोर, फोर शोर, ऑफ शोर, ये सारे टर्म्स हैं। रिप करंट, लिटोरल करंट, तो ये हम लोग किसी नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, उसमें हम लोग ये सभी टर्म्स भी देख लेंगे, उससे और भी चीजें वेव्स की आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग का मेन फोकस लैंडफॉर्म पर ही होगा। तो ये पहला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है वो है कोस्टल क्लिफ। हम लोग बस मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है और मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लैंडफॉर्म्स कवर करें और कॉन्सेप्ट को भी समझते रहें। तो पहला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है पहला जो हम लोग का आज का लैंडफॉर्म है वो है कोस्टल क्लिफ। और कोस्टल क्लिफ में जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है। जैसे कि ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में कोई चट्टानी भाग बाहर निकला हुआ है और ये वेव आ रही है। अब वेव क्या करेगी, इससे टकराएगी और जब ये टकराएगी इससे तो इसको काटेगी, छांटेगी। और इससे क्या होगा, पहले हो सकता है ये इस तरीके से उबड़ खाबड़ रहा होगा चट्टानी भाग, लेकिन इसके टकराने से ये धीरे धीरे क्या होता है, खड़े ढाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है, इसकी टक्कर से। वेव जब निरंतर वेव का प्रहार होता रहेगा, और वेव का प्रहार बहुत ही कठोर प्रहार होता है वेव का, क्योंकि वेव की स्पीड बहुत तेज होती है, तो इस प्रहार से क्या होगा, ये जो चट्टानी भाग है ये एक क्लिफ के रूप में, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खड़े ढाल के रूप में ये ऐसे कटते कटते इस शेप में आ जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं कोस्टल क्लिफ्स। कोस्टल क्लिफ में अब इसी के आगे का जो लैंडफॉर्म है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जब वेव धीरे धीरे मान लीजिए ये खड़े ढाल के रूप में परिवर्तित हो गया, अब वेव अपना काम तो निरंतर करती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि जब ये क्लिफ बन जाएगा तो वेव अपने काम को रोक देगी। वेव तो टकराती रहेगी इससे, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से धीरे धीरे ये और कटने लगेगा, और कटते कटते क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाएगा वेव के कटाव से। इसको हम लोग बोलते हैं खांच, या इंग्लिश में इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो है नॉच, NOTCH। और फिर क्या होगा, अब ये जो भाग है, मान लीजिए कि वेव अपना काम करती रही तो ये भाग तो बिल्कुल लटक जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला हिस्सा नीचे गिर जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। मतलब कि
तरंग घर्षित वेदिका। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तो कोस्टल क्लिफ का फॉर्मेशन हुआ। कोस्टल क्लिफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वेव के टक्कर से। और जब वेव कोस्टल क्लिफ बनने के बाद भी निरंतर टकराती रहेगी तो यहाँ पे एक खांच बन जाएगी, एक कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही गड्ढा जैसा हो जाएगा। और ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा अपनी जगह है, नीचे का हिस्सा अपनी जगह है, और यहाँ गड्ढा होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा, अब इस हिस्से को टिके रहने के लिए कोई बेस चाहिए। जब ये बेस ही टूट जाएगा, अभी तो यहाँ तक आया है, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, और जब इस हिस्से को खड़े रहने के लिए मजबूती देने वाला कोई आधार नहीं बचेगा तो ये हिस्सा भी पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत या हो सकता है पूरा ही गिर जाएगा नीचे की ओर। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है मॉडल से, मतलब तीर से बना के कि यहाँ ये गिर जाएगा। और इससे क्या होगा, समुद्र के अंदर एक प्लेन टाइप का बन जाएगा, एक चट्टान का भाग समुद्र में जाके गिर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है जो कि समुद्र में चला गया, लेकिन ये कैसे बना है? वेव के कटिंग से बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। और ये है कोस्टल क्लिफ। तो ये जो दो लैंड फॉर्म्स है हमारे, ये दोनों इरोजनल हैं। इरोजनल और डिपोजिशनल को ध्यान से देखिएगा कि कौन सा इरोजनल है एंड कौन सा डिपोजिशनल है। मैंने ई और डी लिखा हुआ है, जैसे ये अभी हम लोग इरोजनल को ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोस्टल क्लिफ है और जो ये वेव कट प्लेटफॉर्म, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब अगला हम लोग का लैंडफॉर्म है 44। ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, कोव। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाकार कटान या लघु निवेशिका। इसमें क्या होता है? इसका भी फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। वेव्स आ रही हैं और जैसे मैंने आपको बताया था एक टर्म डिफरेंशियल इरोजन, विशेषक अपरदन। विशेषक अपरदन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें पता होगा कि जब भी जो हमारा चट्टानी भाग है उसमें ऐसी कंडीशन होती है कि कहीं कहीं पे हार्ड रॉक होती है, कहीं कहीं पे सॉफ्ट रॉक होती है। तो जो हार्ड रॉक होगी वो तो बच ही रह जाएगी, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होगी वो कट जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, तो जो सॉफ्ट रॉक है वो कट जाती है, हार्ड वाली बच जाती है, और इस शेप का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये प्रोसेस है इसके बनने का। कभी कभी क्या होता है, आगे की ओर तो हार्ड रॉक है लेकिन पीछे की साइड सॉफ्ट, मान लीजिए यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पहले हार्ड रॉक रही होगी लेकिन और इसके पीछे सॉफ्ट रॉक है। तो इस हार्ड रॉक के में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके माध्यम से जल अंदर चला जाता है और अंदर अंदर उस सॉफ्ट रॉक वाले हिस्से को काट देता है। तो इसका भी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये समझना है कि इसका जो नाम है वो भी बहुत ही सरल है, अंडाकार कटान। मतलब इस शेप में, अंडा का जो आकार होता है उस शेप में ये कटान होता है और ये वेव्स के माध्यम से हो रहा है। बस इतना ही यहाँ पे आपको समझना है। बुक्स में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है इसका। अब अगला जो हमारा लैंडफॉर्म है वो है कोस्टल केव एंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स। मतलब कि जो हमारी तटीय कंदरा होती है और उससे संबंधित कुछ और भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। मतलब कोस्टल केव तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें मेहराब भी है, स्टैग भी है, और भी कुछ चीजें हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। ये मान लीजिए कि कोई चट्टानी भाग था और यहाँ पर भी वही डिफरेंशियल इरोजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये वाला जो इसका हिस्सा था चट्टान का वो बहुत ही कमजोर था। तो वेव ने क्या किया, इस कमजोर हिस्से को काटते काटते इसको खोखला कर दिया। तो जब इसको खोखला कर देगी तो ऊपर ऊपर का भाग खड़ा रह जाएगा जो कि अपेक्षाकृत सॉलिड था, और ये भाग कट के अलग हो गया। तो एक प्रकार का आपको देखने में लग रहा है कि ये गुफा सी बन गई है ये, और गुफा के ऊपर ये गुफा की छत है। और इस छत को, जैसे आप लोग को पता होगा कि मेहराब एक टर्म होता है, जो मुगल कालीन जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आप देखते हैं कि एक ऐसे मेहराब होता है, ठीक है। तो वैसा कुछ शेप निकल के आता है, मतलब वैसा एक, ये बस आपको समझाने के लिए टर्म दिया गया है मेहराब। तो इस प्रकार का एक छत या इसको मेहराब भी कह सकते हैं, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। और ये अंदर गुफा है ही और उसके ऊपर छत और मेहराब। तो ये हो गया हम लोगों का कोस्टल केव और उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ टर्म्स हैं।
और इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेहराब और ये छत ये अलग से नहीं बनेंगे, केव के साथ ही रहेंगे, क्योंकि केव बनेगी तो केव के ऊपर छत होगी और उसी छत को हम लोग मेहराब बोल देते हैं। ये है। अब इसके बाद जो अगला लैंड फॉर्म है वो है स्टैक या स्कैरी। स्टैक या स्कैरी क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि यहाँ से वेव अपना काम करती रहेगी, जैसे इसमें मैंने बताया था, तो वेव अपना काम करती रहेगी, तो हो सकता है एक समय ऐसा है कि बीच से एक कट के अलग हो जाए। जो जो अभी हम लोग गुफा देख रहे थे, तो गुफा की जो ये छत थी वो कुछ हिस्सा टूट के अलग हो जाए, और जब अलग हो जाएगा तो ये खड़ा रह जाएगा समुद्र में अकेले। इसी को हम लोग, इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं स्टैक या स्कैरी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए गुफा थी, अब गुफा की छत गिर गई, किसी कारण से वेव की टक्कर से गिर गई, तो जब गुफा की छत का अगर कुछ भाग गिर गया तो कुछ भाग खड़ा रह जाएगा समुद्र में। उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो है हम लोग का स्टैक या स्कैरी। इन सब पे जब हम लोगों ने ओशनिक वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारे लैंडफॉर्म्स के चैप्टर्स। यहाँ तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक एक लैंडफॉर्म के डिटेल में गए थे, और ओरिजिनल क्लिप्स, वीडियोस, इमेजेस, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी एक एक लैंडफॉर्म की। तो अगर आपको देखने का मन है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये तो हम लोग की रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और मेन मेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इस रिवीजन क्लास से आपका एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं जाके। तो ये हो गया स्टैक स्कैरी, सिंपल फॉर्मेशन है। इसी का अगला प्रोसेस कह सकते हैं इसको, जैसे कि कोस्टल क्लिफ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेव कट प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से कोस्टल केव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टैक या स्कैरी। अब अगला जो हम लोग का एक लैंडफॉर्म है वो है नेचुरल चिमनी। ये भी केव से ही रिलेटेड है। जैसे कि जब जो केव है, जो गुफा है, गुफा की छत पर जब प्रहार होता है वेव के माध्यम से, या जल किसी कारण से वहां तक पहुंच गया, तो उससे उसकी टक्कर से छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं गुफा में, और वो जो छिद्र होते हैं उनसे जब एयर पास आउट होती है तो कुछ ना कुछ उससे वॉइस निकल के आती है। तो इसीलिए इसके लिए जो टर्म रखा गया है वो है नेचुरल चिमनी, प्राकृतिक चिमनी। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है कि जो छत थी केव की वो वाटर के संपर्क में आई और उसमें छोटे छोटे छिद्र बने, और उन छिद्र से जब एयर पास आउट होगी, जब पास होगी एयर निकलेगी, तो उससे वॉइस आती है, और उसको फिर जो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरल चिमनी है। मतलब चिमनी है बट नेचुरल तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी सिंपल सा लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हम लोगों का केव है, दो तरह के केव हम लोगों ने पढ़े हैं। एक हम लोगों ने कास्ट वाले में पढ़ा था। कास्ट वाले केव में भी बहुत सारे लैंडफॉर्म उसी से रिलेटेड है, मतलब उस गुफा में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं भूमिगत जल वाले में। और यहाँ पर भी कोस्टल केव, छत, मेहराब, स्टैक, स्कैरी, नेचुरल चिमनी, ये सभी के सभी जो लैंडफॉर्म्स हैं ये केव से ही संबंधित है। ठीक, मतलब केव में ही नेचुरल चिमनी होगी, केव जब टूट जाएगी तो स्टैक या स्कैरी हो जाएगा, और केव में ही जो उसकी छत होगी उसको हम लोग मेहराब बोल देते हैं, और केव अपने आप में एक लैंडफॉर्म है ही। तो ये हो गया हम लोगों का नेचुरल चिमनी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं वेव्स के। बहुत ही सिंपल से लैंडफॉर्म्स हैं। वेव आती है और यहाँ पे डिपोजिशन कर देती है अपने साथ जो भी मनवा लेके आती है, और उससे जो लैंडफॉर्म बनता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, वो है बीच। बीच हम सभी लोग जानते हैं, मूवीज में हम लोगों ने देखा है, कुछ लोग गए भी होंगे बीचेस घूमने। और बीच जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है टूरिज्म में, और स्पेशली इंडिया में, चूंकि हमारे इतने सारे कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पे तट है, तो वहाँ पे तो बीच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं बीच घूमने, और चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार के बीच बहुत ही फेमस है। बीच तो हर बहुत सारे स्टेट्स में है हमारे यहाँ, जितने भी हम लोग के तटीय क्षेत्र में राज्य हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस हैं। जैसे जुहू बीच मुंबई का काफी फेमस है,
और जैसे मैंने अंडमान निकोबार का नाम लिया, अंडमान निकोबार के जो बीचेस हैं उनको तो वर्ल्ड में काफी हाईली रेट किया जाता है। यूरोप से लोग यहाँ पे आते हैं अंडमान निकोबार बीच को देखने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का बीच, सिंपल सा फॉर्मेशन है कि वेव आई और अपने साथ जो भी लैंडफॉर्म, सॉरी, जो भी अपने साथ मलबा लेके आ रही है उसको डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 49 बार्स एंड ऑफशोर बार, इसका भी फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। पहले तो बीज बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेव्स अपने साथ जो भी मलबा लेके आती हैं उनको इस तरीके से एक बैरियर की तरह यहाँ पे जमा कर देती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बार्स। जब बिल्कुल तट के पास जमा होता है तो बार्स बोलते हैं, और जब ऑफ शोर वाले क्षेत्र में जमा होता है तो उसको हम लोग ऑफ शोर बार्स बोलते हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि तट से जब दूरी पे जमा होता है तो हम लोग उसको ऑफ शोर बार्स बोलते हैं। क्योंकि इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। कुछ हम लोगों के तटीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जैसे कि कुछ समुद्र में जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं वैसे वैसे कुछ हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि बैक शोर, फोर शोर, ऑफ शोर। तो ये चीज हम लोग की वहां पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना बस समझना है कि जो ऑफ शोर क्षेत्र होता है वो तट से काफी दूरी पे होता है। तो काफी दूरी पे जब इस प्रकार का एक डिपोजिशन हो जाए, एक बांध जैसा बन जाए, और ये कैसे बन रहा है, वेव जो भी अपना मलबा लेके आ रही है उसको डिपॉजिट कर रही है, उसी से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया ऑफशोर बार। और तट के बिल्कुल नजदीक जब बनता है तो ये हो गया हम लोग का बार्स। इसके बाद 50वां हम लोग का लैंडफॉर्म स्पिट, हुक एंड इट्स टाइप्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। जब भी वेव आई, वेव ने, अभी तो वेव इस प्रकार से जमा कर रही थी, जब वेव इस तरीके से जमा करती है कि कोई एक पतला सा भाग समुद्र की ओर निकला रहता है, तो ये होता है स्पिट। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि वेव आई और इस प्रकार का डिपॉजिट कर दी कि इस प्रकार का एक लंबा सा भाग निकल गया समुद्र की ओर। अब क्या होगा, वेव अपना काम निरंतर करती रहेगी। अब इसी स्पीड में धीरे धीरे चेंज आएगा, इस स्पीड के शेप में चेंज आएगा और ये धीरे धीरे घूमने लगेगा। ठीक है, और जब ये पूरी तरीके से घूम जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे हुक। हुक इस प्रकार से, जैसे हम लोग कुछ किसी चीज को टांगने के लिए यूज करते हैं ना, तो कुछ वैसा ही शेप देखने में लग रहा है। तो ये हो गया हम लोग का हुक। तो बहुत ही सिंपल सा इसका भी प्रोसेस है कि पहले तो ऐसे था, अब जब वेव इस पे खूब प्रहार करेगी तो धीरे धीरे ये, सिंपल शब्दों में कहे तो, मुड़ने लगेगा और मुड़ते मुड़ते फिर इस शेप में आ जाएगा। एक स्पेशल हुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड हुक। कभी कभी एक हुक में कई हुक बन जाते हैं, उसी के लिए हम लोग कंपाउंड हुक टर्म का यूज करते हैं। बाकी निर्माण प्रक्रिया सेम है सबकी। और कंपाउंड हुक की मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं मिश्रित हुक। और लूप या रिंग, इसका भी निर्माण की जो प्रक्रिया वो भी सिंपल ही है। जैसे स्पिट है, पहले तो स्पिट घूम रही थी, हुक बना। अब ये मान लीजिए कि स्पिट घूमते घूमते इस ओर मिल जाए। अभी तो जैसे कि ये था, ये घूमते घूमते भी यहीं तक पहुंचा, लेकिन पहले तो ये स्पिट था, स्पिट से हुक बना। अब ये घूमते घूमते यहाँ पे मिल जाए आके, तो क्या होगा, एक लूप या रिंग जैसी आकृति बन जाएगी और जो जल था वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, जल उसके अंदर कह सकते हैं कैद हो जाएगा। तो ये जो हम लोग की स्थलाकृति है इसको हम लोग बोलते हैं लूप या रिंग। ठीक, तो ये सारे देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। स्पिट हुआ, हुक हुआ, कंपाउंड हुक हुआ और लूप या रिंग हुआ, ये सब एक दूसरे से संबंधित लैंडफॉर्म्स हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। बस माइंड में इमेजिन करना है आपको और प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से माइंड में कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। रटने का प्रयास करेंगे तो नहीं रटा नहीं जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, 100+ लैंडफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी भूलने वाली बात इसमें नहीं होगी। अब अगला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है 52, कनेक्टिंग बार्स एंड टोम्बोलो। इसका भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि मान लीजिए कि ये एक द्वीप है, ठीक, समुद्र में। अब क्या हुआ, वेव्स ने एक ऐसा डिपोजिशन किया लंबाई में, जैसे स्पीड होता है, एक प्रकार का ऐसा स्पीड बनाया कह सकते हैं, जिसने इस द्वीप को मेन लैंड से जोड़ दिया। ठीक है, अब जब मेन लैंड से जोड़ दिया गया द्वीप को, तो उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो होता है टोम्बोलो। और एक केस ये भी होता है कि मान लीजिए मेन लैंड के ही दो हिस्से निकले हुए हैं। अब इन दो हिस्सों को
इन दो हिस्सों को जोड़ दिया किसी डिपोजिशन ने। तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं कनेक्टिंग बार्स। अब कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग बार्स एंड टुम्बोलो, तो वहां पे आप बताएंगे कि जो टुम्बोलो होता है दोनों डिपोजिशन है एक प्रकार का, दोनों एक प्रकार का निक्षेप है। कनेक्टिंग बार भी एक प्रकार का निक्षेप है और टुम्बोलो भी एक प्रकार का निक्षेप है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कनेक्टिंग बार जो है वो मेन लैंड के ही दो भागों को जोड़ रहा है। ये जो दोनों निकले हुए भाग हैं सींग जैसे, ये अलग नहीं है, मेन लैंड के ही पार्ट हैं। लेकिन जो टुम्बोलो है ये आइलैंड जो कि मेन लैंड से दूर कहीं पे है उसको ये मेन लैंड से जोड़ रहा है। तो ये डिफरेंस है कनेक्टिंग बार में और टुम्बोलो में। मैं फिर से इस फिगर में बता दे रहा हूँ, ये टुम्बोलो है ये वाला, ये आइलैंड है और ये मेन लैंड है, इन दोनों को जोड़ रहा है टुम्बोलो। और ये दो मेन लैंड के ही पार्ट हैं, इन दोनों को ये जो जोड़ रहा है ये है कनेक्टिंग बार्स। अब देखिए अगला जो हम लोगों का चैप्टर है या अगला जो हम लोग का प्रोसेस है वो है वर्क्स ऑफ ग्लेशियर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, मतलब ग्लेशियर का हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने अभी उसमें वहां पे आपको बताया कि आप लोग को कुछ चीजें पढ़नी है अपने से, या मैं प्रयास करूंगा कि मैं वीडियोस भी बना दूंगा उस पर, जैसे फोर्स शोर क्या होता है, बैक शोर क्या होता है, ऑफ शोर क्या होता है, और रिप करंट, लिटोरल करंट, और कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सर्फ, ब्रेकर, शॉश, ये देख लीजिएगा आप, और मैं प्रयास करूंगा कि इस पे लेक्चर अपलोड कर दूं। ग्लेशियर वाले में कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे ग्लेशियर के टाइप्स, जैसे कि आइस कैप्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर, पीडमोंट ग्लेशियर, कुछ टाइप्स होते हैं ग्लेशियर के, उसको आपको देखना है अच्छे से। ग्लेशियर होता क्या है, ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ग्लेशियर हम लोगों को दो तरह के देखने को मिलते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस। एक तो होते हैं जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया या आइसलैंड हो गया या अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे जो हम लोग को ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ड्यू टू लैटिट्यूड, अक्षांश के कारण, ठीक, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड्स पे हैं। और जो हम लोग को पर्वतों पे जैसे कि हिमालय पे, रॉकी पे, एंडीज पे, जो भी हम लोग के पर्वत हैं वहां पे भी हमको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर के फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो टेम्परेचर में कमी आती है वो दो तरीके से आती है, लैटिट्यूड्स के कारण भी आती है, जैसे जैसे हम लोग हाई लैटिट्यूड की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है, और अल्टीट्यूड के कारण भी टेम्परेचर में कमी आती है, जैसे जैसे हम लोग हाई अल्टीट्यूड की ओर उठते हैं ऊपर की ओर वैसे वैसे भी टेम्परेचर में हम लोग को कमी देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठेंगे प्रति 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेट से टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आपके तैयार होने चाहिए, तब जाकर के ये जो ग्लेशियर वाला चैप्टर है ये आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ग्लेशियर का जो बेसिक्स है वो आप लोग एक बार अच्छे से किताब से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो भी जो मैंने बनाई है ग्लेशियर पे, फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देख भी सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा तो और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं लैंडफॉर्म्स। पहला है यू शेप्ड वैली, बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मेशन है, जैसे जो रिवर है वो वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करती है, उसी तरीके से जो ग्लेशियर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म है यू शेप्ड वैली। यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, प्लस साथ ही साथ कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है एंड कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इस चीज को भी आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। एक लिस्टिंग कर लीजिए इस चीज की और उसको डेली देखा करिए, जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो हमको ये चीज इजी लगती है, लेकिन एग्जाम में जब समय कम होता है, कुछ सेकंड्स में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो सिंपल सिंपल सी चीज़ों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और यही सिंपल वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके जो भी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे परिचित लोग, उसमें यही होता है कि उनके कठिन क्वेश्चंस तो काफ़ी सही हो जाते हैं, बट इजी वाले क्वेश्चंस उनके गलत हो जाते हैं, और इससे फिर आगे प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। तो ये है यू शेप्ड वैली, बहुत ही सिंपल सा इसके निर्माण की प्रक्रिया है, यू आकार की घाटी बनती है, ग्लेशियर का एक इरोजनल वर्क है। जो भी ग्लेशियर एब्रेजन का प्रोसेस करता है, प्लकिंग का प्रोसेस करता है, अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ इरोजन है उसके माध्यम से इसका फॉर्मेशन होता है। अगला जो हम लोग का लैंड फॉर्म है 54 नंबर पे, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली थोड़ा सा अलग टाइप का लैंड फॉर्म है, ये
इस प्रकार का है, जैसे कि ये हम लोग का नीचे मेन वैली है। ठीक, अब इस मेन वैली में कुछ सहायक घाटियां भी मिलेंगी। जैसे ये तो हम लोग की मुख्य घाटी हो गई नीचे की ओर, लेकिन ऊपर की जो घाटी है वो उसकी सहायक घाटी है इस नीचे वाले की, लेकिन वो ऊपर से इसमें मिल रही है। तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर वाली घाटी नीचे वाली पे लटक रही है। बस इसी छोटी सी चीज को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वैली। ये एक प्रकार की कह सकते हैं घाटी होती है जो कि ग्लेशियर के इरोजनल प्रोसेस से बनती है। लेकिन इसमें मेन जो टर्म है हैंगिंग, इस हैंगिंग टर्म को समझना है केवल कि ये लटक कैसे रही है। अब कभी कभी ये हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैंगिंग वैली को कि आखिर ये होती कैसी है। तो हैंगिंग वैली को इमेजिन करने के लिए बस आपको यही समझना होगा कि एक मेन घाटी नीचे है, लेकिन उस मेन घाटी में कुछ और जो घाटियां मिल रही हैं वो ऊपर की ओर हैं। तो हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर वाली घाटियां नीचे वाली पे लटक रही हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको हैंगिंग वाली टर्म का हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद अगला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है वो है सर्क या कोरी। एक बहुत ही सिंपल सा लैंडफॉर्म। जैसे जब ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो जब किसी ढाल से उतरता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इस प्रकार का एक चेयर जैसा शेप का वो फॉर्मेशन करता है, कुर्सी के आकार का। और यही होता है सर्क या कोरी। देख भी रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल सा इसके निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें कुछ टर्म्स आपको और समझने होंगे, जैसे कि रिमाय और बर्गशुंड क्या होता है। जैसे कि जो ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है, ब्लू कलर से ग्लेशियर को मैंने दिखाया है और ये माउंटेन है। तो ये कभी कभी जो ग्लेशियर में गैप्स बन जाते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्गशुंड। इस गैप को, ग्लेशियर में जो गैप बनता है, लेकिन ग्लेशियर और माउंटेन के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाय। तो रिमाय और बर्गशुंड, ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसको हम लोग सर्क भी बोलते हैं और कोरी, दो टर्म्स का हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। दो टर्म्स हम लोग इस लैंडफॉर्म के लिए यूज करते हैं। अब इसी सर्क से रिलेटेड एक और हम लोग का लैंडफॉर्म है सर्क लेक। जैसे जब ग्लेशियर का फ्लो होता है इस ढाल से, तो ग्लेशियर में जो जो आइस है वो काफी ज्यादा प्रेशर डालती है इस सरफेस पे, पहाड़ के सरफेस पे। तो उससे कभी कभी गड्ढे बनते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गड्ढे, जैसे कि आपको याद होगा मैंने एक लैंडफॉर्म बताया था पॉट होल्स। जैसे रिवर की तली में जब उसके इरोजनल टूल्स मूवमेंट करते हैं तो रिवर की तली में गड्ढे बनाते हैं। ऐसा ही एक लैंडफॉर्म हम लोगों ने देखा था विंड वाले में, जिसको मैंने बताया था आपको डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि ग्लेशियर अपने दबाव से यहाँ गड्ढा बना देता है। अब जब तक तो यहाँ ग्लेशियर रहेगा तब तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तब ये जल से भर जाएगा, तो एक झील जैसा हमें देखने में लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्क लेक या टॉर्न। अभी आप देखेंगे कि सर्क से रिलेटेड बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम लोग को यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक सर्क अपने आप में एक लैंडफॉर्म है, उसके बाद सर्क लेक या टॉर्न ये हो गया। 57 नंबर पे जो हम लोग का लैंडफॉर्म है वो है अरेत। अरेत का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये थोड़ी सी इमेजिन करने वाली चीज है। यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक सर्क ये था, ठीक, एक सर्क ये था और एक सर्क ये था। अब हुआ क्या यहाँ पर कि इरोजन होते होते, इरोजन होता गया ग्लेशियर के माध्यम से, और ये सर्क कटता गया। ये यहाँ आ गया ऐसे ऐसे करते, और इधर वाला भी कटते जा रहा है और पीछे हटता जा रहा है। पीछे हटने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिसेशन ऑफ वाटरफॉल्स के बारे में, कि वो पीछे हट रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वो कोई व्हीकल है या उसके पैर हैं वो पीछे हट रहा है, बल्कि यहाँ आपको समझना होगा कि उसका इरोजन होता जा रहा है और उससे हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चीज पीछे हट रही है, बल्कि वास्तव में उसकी पोजीशन वही है। बस उसका जो कुछ हिस्सा है वो कटता जा रहा है। इससे वो, हम लोग उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं कि वो चीज पीछे हट रही है। तो ये पहले यहाँ रहा होगा अरेत, लेकिन अब देखिए कटते कटते यहाँ चला आया, पीछे ये वाला भी कटते कटते इधर चला आया। अब दो अरेत आके, जो पहले एक अरेत यहाँ था एक अरेत यहाँ था, सॉरी अरेत नहीं कहेंगे सर्क कहेंगे इसको, अरेत तो बाद में बनेगा। एक सर्क यहाँ था एक सर्क यहाँ था, अब कटते कटते आया, ये वाला भी कटते कटते आया। एक समय ऐसा है कि दोनों मिल गए यहाँ पे आके और ऐसा शेप बना, मतलब एक इधर से आया एक इधर से आया। इसी को बोलते हैं अरेत। मतलब दो सर्क, सिंपल शब्दों में कहें तो दो सर्क के मिलने से अरेत का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है।
अब अगला जो लैंडफॉर्म है वो भी इसी से रिलेटेड है, हॉर्न। देखिए हॉर्न में क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि दो सर्क पीछे हट रहे थे, उनका अपर्दन हो रहा था और पीछे हटते जा रहे थे। अब इसमें दो नहीं होते हैं, दो से अधिक होते हैं। जैसे अभी तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, लेकिन अभी मान लीजिए एक यहाँ से भी आ जाए, एक यहाँ से भी आ जाए, एक इधर से आ जाए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब कई साइड से जब सर्क पीछे हटते हैं और आपस में मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम लोग के पास लैंडफॉर्म एक बनता है, हम लोग देखते हैं जो, वो होता है हॉर्न। ये पिरामिड शेप का होता है। तो अरेत और हॉर्न में जल्दी लोग अंतर नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेत एंड हॉर्न। तो डिफरेंस सिंपल सा है कि जो अरेत है बेसिकली दो सर्क के पीछे हटने से, उनके रिसेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, और जो हॉर्न है उसका फॉर्मेशन कई सर्क के पीछे हटने से या रिसेशन से होता है। जब ये मिलते हैं तो इन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यू शेप्ड वैली देखी, हैंगिंग वैली देखी, सर्क को देखा, सर्क लेक या टॉर्न को देखा, अरेत को देखा और हॉर्न को देखा। सिंपल लैंडफॉर्म्स हैं, सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। अब देखिए अगला हम लोग का जो लैंडफॉर्म है 59 नंबर पे, सिंपल सा लैंडफॉर्म है। ये ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, ये कुछ छोटे छोटे टीले होते हैं जिसको हम लोग नूनाटक बोलते हैं। ये टीले बेसिकली क्या होते हैं कि ये ग्लेशियर के एब्रेजन से ये घिस जाते हैं। ग्लेशियर जब मूवमेंट करेगा तो ग्लेशियर इन पे प्रहार करेगा, तो ग्लेशियर के प्रहार से ये घिसते घिसते छोटे होते जाते हैं और अंत में ये बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नूनाटक। मतलब ये स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन बाद में ये ग्लेशियर के इरोजनल प्रोसेस से घिस जाते हैं। तो ये हो गया नूनाटक। अगला जो 60 नंबर पे हम लोग का लैंडफॉर्म है क्रेग एंड टेल। क्रेग एंड टेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है, और इसका फॉर्मेशन बेसिकली स्पेशल एरियाज में होता है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी प्लग, वोल्केनिक प्लग निकला हो। अब वोल्केनिक प्लग क्या होता है कि आप लोगों ने वोल्केनो वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। बेसिकली वोल्केनिक प्लग उस स्थिति में होता है जब कहीं पे वोल्केनो शांत हो चुका है और उसके बाद उस वोल्केनिक जो कोन है उसका इरोजन हुआ, तो अंदर का जो पदार्थ है वो जमा रह गया, उससे ही वोल्केनिक प्लग का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का रिवीजन करेंगे तो एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे। तो ग्लेशियर जब ऐसे एरियाज में मूवमेंट करता है तो कुछ हिस्से को वो ज्यादा काटता है, कुछ हिस्से को वो कम काटता है। जैसे डिफरेंशियल इरोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे लागू होता है कि जो हिस्सा ग्लेशियर को सॉफ्ट लगता है वो कट जाता है, और जो हिस्सा ग्लेशियर को स्ट्रॉन्ग लगता है वो नहीं कट पाता। तो डिफरेंशियल इरोजन, विशेषक अपरदन का जो विचार है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विंड वाले में बहुत जगह यूज हुआ इसका, कास्ट वाले में यूज हुआ, रिवर वाले में भी यूज हुआ। तो बहुत सारे, यहाँ तक कि हर प्रोसेस में विशेषक अपरदन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। तो ये बात हो गई क्रैग एंड टेल की। अब अगला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है रॉशमुटोने, इसको भेड़ पीठ शैल भी बोलते हैं। जैसे ये कोई चट्टानी भाग है, ये पहले इस शेप में नहीं रहा होगा, ये उबड़ खाबड़ रहा होगा, किसी अनइवन शेप में रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पे ग्लेशियर का मूवमेंट हुआ इस तरीके से, तो ग्लेशियर ने इसको एक शेप प्रदान किया, इसमें एक शेप आया, ग्लेशियर ने इस पे एब्रेजन का प्रोसेस किया, और उस एब्रेजन के प्रोसेस से, एब्रेजन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ग्लेशियर जब भी किसी सरफेस पे मूवमेंट करेगा, ग्लेशियर या रनिंग वाटर या विंड, कोई भी एजेंट हमारा जब भी किसी सरफेस पे मूवमेंट करेगा तो उस सरफेस को घिसने का काम करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्रेजन। तो इस एब्रेजन से, इस इरोजनल प्रोसेस से ग्लेशियर इस रॉक को एक शेप देता है, इस प्रकार का एक राउंड शेप। इसी को हम लोग बोलते हैं रॉशमुटोने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म है ये। और अगला हम लोग का इरोजनल लैंडफॉर्म 62 नंबर पे ग्लेशियल स्टेयरवे एंड पैटरनोस्टर लेक, दोनों एक ही में जुड़े हुए हैं। जैसे ग्लेशियर जब अपने इरोजनल प्रोसेस से इस प्रकार का एक सीढ़ी नुमा आकृति जब बनाता है, तो इसमें क्या होगा, इसको तो हम लोग बोल दिए ग्लेशियल स्टेयरवे क्योंकि एक सीढ़ी जैसी आकृति है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जैसे एक ये सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है और एक ये सीढ़ी है, इन दो सीढ़ियों के बीच में यहाँ पे दबाव से थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, प्रेशर से। और जो ये गड्ढा बना,
जैसे मैंने आपको टॉर्न में या सर्क लेक में बताया था कि जब तक वहां पे ग्लेशियर है, जब तक वो पिघला नहीं है, तब तो हमें पता नहीं चलेगा। वही चीज यहाँ पर भी है। लेकिन जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो ये हिस्सा यहाँ जल भर जाएगा और ये हमको लेक के रूप में दिखेगा। तो इस लेक को जब यहाँ जल भर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैटरनॉस्टर लेक। पैटरनॉस्टर लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है, और ये ग्लेशियल स्टेयरवे से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब ग्लेशियल स्टेयरवे बनेगी, जब ग्लेशियर इस तरह की सीढ़ी बनाएगा अपर्दन से, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके जो ये एक सीढ़ी, दो सीढ़ी और दोनों सीढ़ियों के बीच का यहाँ पे भाग थोड़ा सा दबेगा प्रेशर से, और यहीं पे जब वो आइस मेल्ट होगी तो एक लेक का फॉर्मेशन होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैटरनॉस्टर लेक। तो ये हो गए हम लोग के इरोजनल लैंडफॉर्म। एक इरोजनल लैंडफॉर्म और है जिसको मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उस पर जल्दी ही एक स्पेशल लेक्चर होगा, फियोल्ड। फियोल्ड का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। फियोल्ड भी एक प्रकार का इरोजनल लैंडफॉर्म ही है ग्लेशियर का। उसका क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली ग्लेशियर की जो वैलीज होती हैं, फियोल्ड हम लोग जानते हैं नॉर्वे, जो हम लोग की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यूरोप में, वहाँ पे चिली में, बहुत सारे देशों में फियोर्ड तट हम लोग को देखने को मिलते हैं। बहुत एक कटे फटे तट ये हम लोग को देखने में लगते हैं मैप में। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है विद्वानों के माध्यम से कि जो ग्लेशियर अपनी घाटियों को बनाता है, तो वो घाटियां जब भी आइस एज आता है, फिर हम लोग जानते हैं कि एक आइस एज आया, फिर एक हिम युग के बाद एक अंतर हिम युग आता है, मतलब कि वो बर्फ का जो समय था, आइस एज था, वो पिघल जाती है आइस पूरी, फिर जमती है, पिघलती है। ये ग्लेशियर, इंटरग्लेशियर पीरियड, ये सब चलता रहता है। ये हम लोग जानते हैं कि एक एक हिमयुग आया, फिर एक अंतर हिमयुग आएगा, फिर हिमयुग आएगा। तो इससे क्या होता है कि ग्लेशियर ने जो घाटियां बनाई थी पहले, वो घाटी डूब गई जल में। अब उसी से एक प्रकार का स्पेशल तट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियोर्ड। तो फियोर्ड कोई बहुत स्पेशल लैंडफॉर्म नहीं है, जो ग्लेशियर ने अपनी घाटियां बनाई हैं उसी से वो रिलेटेड है। लेकिन आप इसको शामिल कर सकते हैं कि ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, उसी में, उसी लिस्ट में इसको आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि डिपोजिशनल नहीं है तो इरोजनल ही है ये। लेकिन चूंकि हम लोग वैलीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैलीज, तो कहीं ना कहीं उन्हीं वैलीज से वो रिलेटेड है। बस थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट कुछ उसमें और ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग कभी अलग से बात कर लेंगे फियोर्ड पे, पूरा फियोर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक चीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये टॉपिक आ ही गया है माइंड में, तो हम इसको हम शेयर कर दे रहे हैं। डॉल्मेशियन तट क्या होता है, रिया तट क्या होता है, और फियोर्ड तट क्या होता है, इसको नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा आप लोग, बुक्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और रिया तट वाले क्वेश्चन बहुत ही फेमस हैं, ईजी भी हैं। और मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो रिया तट वाले क्वेश्चन मुझे कई मिले, और मेरे एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन रिया तट से। तो इसलिए मैं अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व किए और मुझे सेम टू सेम वो क्वेश्चंस एग्जाम में मिले। जैसे रिया तट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है बहुत कि प्रवाल भित्ति का अवतलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो क्वेश्चन भी आया था मेरे एग्जाम में भी। तो इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको क्लियर रखा करिए अपना। और मैं भी प्रयास करूंगा कि रिया तट, डॉल्मेशियन तट, फियोर्ड तट पे जब भी समय मिले तो एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर दूं। तो ये बात हो गई हम लोगों की ग्लेशियल स्टेयरवे एंड पैटरनॉस्टर लेक पे, और हम लोग के इरोजनल लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर के कंप्लीट हो गए। अब बात आती है ग्लेशियर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहला मोरेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। मोरेन बेसिकली होता क्या है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिमोड़। और मोरेन्स में क्या होता है कि जब भी ग्लेशियर अपने साथ जो भी मटेरियल लेके चल रहा है, जो भी मलबा लेके चल रहा है, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, मलबा, ये सब डेब्रिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं डिपोजिशन करेगा, कहीं ना कहीं जमाव करेगा। ये जमाव जो होता है ये अलग अलग डायरेक्शन में होता है, अलग अलग लोकेशन पे होता है। तो हर लोकेशन के लिए एक टर्म का हम लोग यूज करते हैं, बस उसी टर्म को हमको समझना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है तो ये कोई रास्ता है, ग्लेशियर ने एक जमाव यहाँ पे किया और एक जमाव यहाँ पे किया, दो किनारों पे जो जमाव हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मोरेन। ठीक है, एक जमाव ग्लेशियर ने बीचों बीच कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल मोरेन। एक जमाव ग्लेशियर ने एकदम अंत में किया,
इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। और एक जमाव ग्लेशियर अपनी तली पे करता है, बॉटम पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड मोरेन। ठीक, तो ये 4 तरह के मोरेन्स के टाइप्स होते हैं। शायद बुक में उतना क्लियरली ना डिस्क्राइब किया गया हो, यहाँ पे भी समझ लीजिए। ये लास्ट वाला है टर्मिनल मोरेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ हिमोड़। ये किनारे वाले लैटरल मोरेन्स हैं, दोनों किनारे वाले, और ये बीच वाला है मीडियल मोरेन। तो ये चारों टर्म्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, लैटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, ग्राउंड मोरेन एंड टर्मिनल मोरेन। अब अगला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है 64 नंबर पे, अब हम लोग डिपोजिशनल पढ़ रहे हैं। ड्रमलिन्स। ड्रमलिन देखने में ही लग रहा है कि ग्लेशियर जब अपने डिपोजिशन से एक टीला जैसा आकृति बनाता है, एक इस प्रकार का गुंबद जैसा शेप आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन। अब इसमें एक चीज यहाँ पे ये समझनी है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब शेप देखते हैं हम लोग ड्रमलिन का और रॉश मुटोने का। तो रॉश मुटोने एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई चट्टान है, चट्टान ऐसे ही शेप में है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन ग्लेशियर अपने कटाव से उसको एक राउंड शेप प्रदान करता है, तब तो वो हो गया रॉश मुटोने, जो कि एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, कटाव से बना। लेकिन डिपोजिशनल में क्या हुआ कि ग्लेशियर ने अपने मलबे से एक टीले का निर्माण किया, एक गुंबद जैसे शेप का निर्माण किया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए बाय चांस, तो ड्रमलिन, डी से ड्रमलिन एंड डी से डिपोजिशनल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब ट्रिक्स आपको कभी भी यूज नहीं करनी पड़ेंगी। तो ड्रमलिन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, और ये भी जैसे कभी कभी लोग ये माइंड में बैठा लेते हैं कि कहीं कोई अगर टीला बन रहा है तो वो जमाव से ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया, टीला जो है डिपोजिशन से भी बनता है और टीला इरोजन से भी बनता है। ठीक, जैसे रॉश मुटोने भी एक टीले जैसी आकृति है, बट वो इरोजन से बनी, क्योंकि उसमें ग्लेशियर ने क्या किया, ग्लेशियर ने उस पहाड़ को काट के एक शेप दिया। ठीक, यहाँ पे क्या किया ग्लेशियर ने इसको काट के शेप नहीं दिया, अपने जमाव से एक टीले का फॉर्मेशन किया। तो बन रहा है टीला दोनों में, बट निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अलग अलग दोनों में काम कर रहे हैं। अब अगला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है, ये है ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ये भी हम लोग ग्लेशियर वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अलग है। इनका निर्माण कैसे होता है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि जो ग्लेशियो फ्लूवियल प्रोसेस होता है, ये होता क्या है। बेसिकली ग्लेशियो फ्लूवियल प्रोसेस में होता ये है कि जैसे ग्लेशियर जब ऐसे किसी एरिया में पहुंचता है जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस एरिया में पहुंचने पर ग्लेशियर पिघलने लगता है, और ग्लेशियर के साथ वाटर भी अब आ गया। तो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म ऐसे लैंडफॉर्म है, जैसे अभी तक जो हम देख रहे थे, हम लोगों ने इरोजनल देखे, डिपोजिशनल देखे, ड्रमलिन तक, तो अभी तक के हम लोग के जितने भी लैंडफॉर्म्स थे वो सारे ग्लेशियर खुद फॉर्मेशन उनका कर रहा था। लेकिन ग्लेशियो फ्लूवियल जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर तो अपना काम करता ही है, लेकिन चूंकि ग्लेशियर अब पिघल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ग्लेशियर अब थोड़ा सा ऐसे एरिया में आ चुका है जहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत अधिक है, वहां पे ग्लेशियर और वाटर दोनों के सहयोग से लैंडफॉर्म बनता है। इसी को बोलते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। कुछ स्पेशल लैंडफॉर्म्स हैं ये, जैसे कि एस्कर। एस्कर में क्या होता है कि ये कोई एरिया है, ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है और ग्लेशियर में धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने लगा। उससे क्या हुआ, अब पिघलने से एक प्रोसेस ये होता है कि अभी तक ग्लेशियर मलबे का बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ग्लेशियर पिघलने लगेगा, वाटर के फॉर्म में आने लगेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था वो डेब्रिस का, मलबे का, वो ज्यादा करने लगेगा, दूर तक करने लगेगा। तो एक प्रकार का जो मतलब जब ग्लेशियर पिघला, जल की धारा निकली उससे, तो जो मलबा था वो भी उसके साथ निकलेगा धीरे धीरे, और उससे इस प्रकार का एक डिपोजिशन होगा कटक के शेप में, लंबे लंबे इस तरीके के। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्कर। बहुत ही सिंपल सा लैंड फॉर्म है, और एक प्रकार का है तो ये डिपोजिशनल ही। अगर इसको हमसे पूछा जाए कि ये इरोजनल है कि डिपोजिशनल है, तो है तो ये डिपोजिशनल, लेकिन ये ग्लेशियो फ्लूवियल वाला है, प्योर ग्लेशियर का नहीं है। ग्लेशियर प्लस वाटर दोनों के सहयोग से ये बना है। इसी तरीके से अगला लैंडफॉर्म है 66 नंबर पे केम। जब क्या होता है, ग्लेशियर मान लीजिए पिघला
तो ग्लेशियर के साथ जो मलबा था वो भी जल के साथ जलधारा के रूप में बाहर निकलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो जब लंबे रूप में जमा हुआ तो हमने एस्कर बोल दिया, जब टीले के रूप में जमा हो गया छोटे छोटे तो उसको हम लोग केम शब्द का यूज करेंगे उसके लिए। बस आपको ये ध्यान देना है जमाव का शेप चेंज हो रहा है और उससे टर्म चेंज हो जा रहा है, बस इसी चीज पे आप लोग को ध्यान देना है। अगला जो लैंड फॉर्म है केटिल एंड हमक। यहाँ पे क्या हुआ, हिम या जो बर्फ थी वो पिघल गई, जिस एरिया में वो फ्लो कर रही थी पिघलने से वहां पे थोड़ा सा गड्ढा बनेगा। अब वहां पे पिघलने से उसमें छोटे छोटे जमाव हो गए जिसको बोल दिया गया हमक। तो केटिल एक प्रकार का गड्ढा होता है जो कि हिम के पिघलने से बना। अब उस हमक सॉरी केटिल, अब उस केटिल के अंदर छोटे छोटे जो टीले बन जाते हैं, टीले इसी वाले प्रोसेस से बनेंगे जमाव से, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया हमक। तो हमक भी टीला होता है, केम भी टीला होता है, एस्कर एक प्रकार का कटक जैसे शेप में होता है, सारे के सारे ये जमाव से ही बन रहे हैं। और केटिल क्या होता है, केटिल गड्ढा थोड़ा छोटा सा गर्त टाइप में होता है ये, जो कि हिम के पिघलने से बनता है। तो ये ग्लेशियो फ्लूवियल वाले आप देख रहे हैं कि इसमें जल का भी सहयोग है और जो ग्लेशियर है उसका भी सहयोग है। जल कैसे आया, जल कोई रेनफॉल नहीं हुई वहां पे, ये जल ग्लेशियर के मेल्ट होने से आया है। ये लैंडफॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउट वॉश प्लेन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसके निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि किताबों में ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है कि बेसिकली आउट वॉश प्लेन क्या होता है। देखिए ग्लेशियर यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर ने एक मोरेन का फॉर्मेशन किया, जो कि हम लोग जानते हैं लास्ट में जो मोरेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मोरेन या अंतस्थि मोड़। अब जब यहाँ पे एक मोरेन बन जाएगा तो एक प्रकार का ये बाउंड्री का काम करेगा, ग्लेशियर को रोकेगा। लेकिन ग्लेशियर अब धीरे धीरे पिघलने भी लगा है, क्योंकि ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म उन एरियाज में ही बनते हैं जहां पे ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। तब क्या होगा कि जब तक मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मान लीजिए कि इतनी ऊंची बाउंड्री इस हिमोड़ ने बनाई और ग्लेशियर अब पिघल रहा है। जब तक ग्लेशियर यहाँ तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिघलते पिघलते अगर वो वाटर इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, मतलब ये हिमोड़ है, इस चीज को यहां समझिए, ये हिमोड़ है, अंतस्थि मोड़ या टर्मिनल मोरेन, और ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहा था। इस हिमोड़ की जितनी ऊंचाई होगी, अगर उस ऊंचाई के नीचे तक ग्लेशियर का वाटर रहेगा जो पिघला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट कर गया और ये वाटर ऊपर होके इस हिमोड़ को क्रॉस करके बाहर चला गया, और जब वो बाहर जाएगा तो ग्लेशियर के साथ जितना भी मलबा है वो भी चला जाएगा उस वाटर के साथ, और आगे जाके पूरे का डिपोजिशन हो जाएगा और एक मैदान का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। वही चीज यहाँ पे हो रही है, यही चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है मॉडल के माध्यम से कि जब ये हो गया आपका टर्मिनल मोरेन, अब जब तक ये टर्मिनल मोरेन की हाइट जहाँ के जितने तक पानी नहीं पहुंच पाया तब तो ठीक है, लेकिन जब वो जो वाटर जो मेल्ट होगा, मेल्ट होने से बना था, वो जब ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो जो भी मलबा था वो भी साथ में बाहर चला जाएगा, तो पूरा का पूरा ये बिछा देगा एक मलबे की परत और एक प्लेन का फॉर्मेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गिलास है उसमें हम लोग पानी भरे, तो गिलास की एक लिमिट है, गिलास की जितनी हाइट होगी वही उसकी लिमिट होगी, कि अगर उससे ज्यादा वाटर उसमें हम लोगों ने ऐड किया तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ग्लास की एक लिमिट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। वही चीज यहाँ पे है कि इस हिमोड़ बेसिकली एक प्रकार का बाउंड्री का काम कर रहा है यहाँ पे। इससे ज्यादा अगर पानी आ गया यहाँ मेल्टिंग से तो वो पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा। तो ये हो गए हम लोगों के लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर से संबंधित कंप्लीट सारे हम लोगों ने देख लिए। ग्लेशियो फ्लूवियल को भी समझ लिया, डिपोजिशनल को भी देख लिया और इरोजन को भी देख लिया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पेरी ग्लेशियर देख लेते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है इसका। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पेरी ग्लेशियर वाला जो चैप्टर है ये जल्दी ना तो कोई पढ़ाता है इसको और ना ही ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक, रियलिटी ये है कि जो हम लोग के अदर जो प्रोसेस हैं उसी पे ज्यादा सबका फोकस होता है।
इसीलिए ये चैप्टर हम लोग जल्दी मिस कर देते हैं। लेकिन ये अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक बार और एक क्वेश्चन बाई चांस आ गया और एक आपने मिस्टेक कर दिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग, एंड मैं कुछ चीज़ें और बता दूंगा जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें। क्योंकि मैंने जब पेपर सॉल्व किए तो इससे मुझे एक दो क्वेश्चन मिले, जैसे कि एक्टिव लेयर क्या होती है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, टैलिक्स क्या होते हैं। ये सब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एक्टिव लेयर से रिलेटेड, एंड इसके जो कुछ लैंड फॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पेरी ग्लेशियर का मतलब पता होना चाहिए। तो पेरी ग्लेशियर का मतलब सिंपल ऐसे, पेरीफेरी आसपास का इलाका, वही चीज है कि हिमानी या जो ग्लेशियर है उसके आसपास का क्षेत्र, जो कि ग्लेशियर के फॉर्म में तो नहीं है बट वहां का टेम्परेचर बहुत कम है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरी ग्लेशियर, मतलब कि ग्लेशियर के आसपास का इलाका। एकदम सिंपल शब्दों में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज में इसको समझिए। और इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग नेट पे सर्च भी करिएगा, पढ़िएगा भी इसको किताबों से, गूगल कर लीजिएगा। एक्टिव लेयर, परमाफ्रॉस्ट और टैलिक, ये तीन टर्म्स अक्सर आते हैं। एक्टिव लेयर से क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसीलिए मैंने कई लोगों को बताया कि ये चैप्टर ना मिस करिए, क्योंकि अब एक क्वेश्चन आ चुका है तो मतलब ये चैप्टर माइंड में है लोगों के। देखिए, एक्टिव लेयर सिंपल शब्दों में कहें तो सक्रिय सतह हिंदी में बोलते हैं इसको, और वह लेयर जो एक्टिव रहती है। एक्टिव लेयर का मतलब कि जो फ्रीजेज एंड अनफ्रीजेज, जो जमती भी है और पिघलती भी है। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट का जो मीनिंग है सिंपल शब्दों में, परमानेंट जो जमा हुआ रहे, फ्रॉस्ट मतलब जमी हुई अवस्था में रहे, परमानेंट कभी पिघले ना। जैसे फ्रोजन 2 ईयर्स, कई, ये तो 2 ही ईयर एग्जाम्पल के तौर पे है, लेकिन ये कई ईयर तक जमा रहता है, जमी हुई अवस्था में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक। और एक टर्म यहाँ पे और है टैलिक। टैलिक बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ, जैसे ये तो आपका परमाफ्रॉस्ट जमा हुआ इलाका है बिल्कुल, लेकिन इस जमे हुए क्षेत्र में भी कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े पिघले हुए भाग होते हैं, मेल्ट हुए पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैलिक, टैलिक्स। तो ये हो गया टैलिक, एक्टिव लेयर और परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट। और इसको आप लोग, ये तो मैं बस थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कठिन क्वेश्चन इससे बहुत डीप नहीं आएगा। जैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्वेश्चन आया था कि एक्टिव लेयर कहाँ हमको लोग को देखने को मिलती है, किस उसमें किस क्लाइमेट में देखने को मिलती है, तो एक्टिव लेयर हम लोग को पेरी ग्लेशियर वाले क्लाइमेट में देखने को मिलती है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि वह इलाका जो हमेशा जमा रहता है वो हो गया परमाफ्रॉस्ट। और परमाफ्रॉस्ट का अपोजिट है एक्टिव लेयर, जो हमेशा जमी नहीं रहती है बल्कि वो पिघलती है और जमती है। यही दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। टैलिक क्या होता है, टैलिक उस परमाफ्रॉस्ट के बीच में कहीं कहीं छोटे मोटे पिघले हुए पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग टैलिक बोल देते हैं। तो ये बात हो गई परमाफ्रॉस्ट की, टैलिक की और एक्टिव लेयर की। अब इसमें आपको इन लैंडफॉर्म्स के नाम नोट कर लेने हैं, और बाकी लैंडफॉर्म से फिलहाल तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म से, फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे थर्मोकास्ट लेक, ये एक प्रकार का गहरा गड्ढा होता है जहाँ पे झील बनती है। स्टोन स्ट्रीम मतलब कि पत्थर की एक नदी, कह सकते हैं एक स्ट्रीम, एक सरिता, जो कि मतलब जब पत्थर इस तरीके से मूवमेंट करें कि हमको ऐसा प्रतीत हो कि एक रिवर के शेप में लगे ऐसा, तो उसी के लिए स्टोन स्ट्रीम टर्म का हम लोग यूज करते हैं। पिंगो, हमक एंड पल्सा, ये कुछ टीले होते हैं वहां पे। टॉर, टॉर क्या होता है, टॉर बेसिकली वह स्थिति होती है जब बहुत सारे पत्थर के टुकड़े इस शेप में ऐसे रखे होते हैं जैसे उनको किसी ने बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सेट किया हुआ हो, उसके लिए हम लोग टॉर शब्द का यूज करते हैं। पेरीग्लेशियल वैलीज एंड अल्टीप्लेनेशन टेरेसेस, बहुत सारी घाटियां होती हैं इन पेरीग्लेशियल एरियाज में। और पैटर्न ग्राउंड, पैटर्न ग्राउंड क्या है, जो पेरीग्लेशियल क्लाइमेट वाले एरियाज होते हैं वहां पे ग्राउंड पे कभी कभी इस प्रकार की हमको आकृतियां देखने को मिलती है, जैसे जो मैथ्स की आकृतियां होती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, इस प्रकार के। ये तो मैंने सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन ऐसा एक पैटर्न देखने को मिलता है कि त्रिभुज शेप बना हुआ दिखाई देगा या चतुर्भुज शेप बना हुआ दिखाई देगा, ऐसा शेप हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न ग्राउंड या पैटर्न भूतल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि पैटर्न ग्राउंड, हमक एंड पल्सा, टॉर, पिंगो, थर्मोकास्ट लेक। बाकी इन सब पे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पेरी ग्लेशियर पे 2
या 3 लेक्चर्स अपलोड है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल जितने की ज़्यादा आवश्यकता थी वो चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर और पेरी ग्लेशियर से रिलेटेड कंप्लीट हम लोगों ने स्टडी कर ली है, रिवाइज कर लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म और उसके बाद हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म देखिए, हम लोगों ने 68 तक ग्लेशियर वाला किया था, ये 69 से शुरू हुआ, लेकिन बीच में हम लोगों ने पेरी ग्लेशियर भी देख लिया, तो उसमें हम लोगों ने 7-8 टर्म्स देखे थे। तो यहाँ से हम लोग 69 से कंटिन्यू करते हैं। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म को समझने के लिए आप लोग नदी में नवोन्मेष क्या होता है, रिजुविनेशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे एक बार। अपरदन चक्र में व्यवधान कैसे पड़ता है, इसको एक रीडिंग लगा लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि रिजुविनेशन वह प्रक्रिया होती है जब रिवर अगर अपनी सेकंड स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है तो फिर से वो अपने पहले की स्टेज वाले समय में आ जाती है। मतलब कि नदी वृद्धावस्था में है तो युवावस्था में आ जाती है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं नवोन्मेष, फिर से रिवर में एक एनर्जी आ जाती है, नदी में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं इस नवोन्मेष के, कभी हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। जैसे मैंने जब भी पेपर सॉल्व किए तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं जरूर। बहुत सारे लोग इस चैप्टर को बिल्कुल मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पहले वाले पार्ट में कि लैंडफॉर्म्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ इरोजनल एंड डिपोजिशनल पढ़ते हैं, लेकिन इरोजनल एंड डिपोजिशनल के साथ ये लैंडफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। अगर एक बार भी किसी ने रीडिंग की होगी तो वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। जैसे मैं जब एक बार पेपर देख रहा था तो क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफॉर्म्स रिवर का रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म है। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है बट उसको एटलीस्ट इतनी आइडिया है कि निक पॉइंट एक रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म है, निक पॉइंट एक पॉलीसाइक्लिक या मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म है, तो वो कम से कम वहां पे तो सही करके आ ही सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है निक पॉइंट। निक पॉइंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए रिवर ने ये कटाव करके एक कर्व बनाया अपने इरोजन से। अब रिवर मान लीजिए अपने लास्ट की स्टेज में थी या रिवर अपनी सेकंड स्टेज में थी। अब क्या होगा कि रिवर में रिजुविनेशन हो गया, यहां तक रिवर ने अपना बनाया था कर्व कटाव से। अब रिवर में रिजुविनेशन हो गया, रिवर अपने एक स्टेज पहले चली गई और फिर से कटाव करने लगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक तो रिवर ने अपना कटाव किया था पहले, लेकिन जब रिवर में रिजुविनेशन हो गया तो रिवर फिर से कटाव करने लगी और गहरा कटाव करने लगी। तो यहीं से एक और कटाव होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट को जहां से ये, जैसे हम मान लीजिए हम किसी ऐसे पहाड़ को देख रहे हैं जहां पे एक कर्व ये है और एक अचानक से एक तीव्र ढाल वाला और दूसरा कर्व है। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, रांची में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको, झारखंड में पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के। अगर किसी को पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स पे काम करना हो, देखना हो, तो वो झारखंड जाए, वहां ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये जो होता है इसी पॉइंट को बोलते हैं निक पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई रिवर आ गई तो यहाँ पे एक निक जलप्रपात का भी निर्माण हो जाता है। जलप्रपात का एक बहुत ही स्पेशल टाइप होता है निक वाटरफॉल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जलधारा आ रही है, अब अचानक से ढाल में जब अंतर आ जाएगा तो यहाँ पे एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग निक पॉइंट। ठीक, दो कर्व्स हैं। अगर आपसे हम ये पूछें कि एक ये वाला कर्व है, ये वाला, और एक ये वाला कर्व है बाद वाला, तो ये वाला कर्व नया है कि ये वाला कर्व नया है, तो आंसर ये होगा कि जो ऊपर वाला कर्व है, जो ऊपर है वो कर्व पुराना है, जो बाद वाला कर्व है वो नया कर्व बना है। ठीक, क्योंकि बाद वाला कर्व रिवर ने बाद में बनाया जब रिवर में रिजुविनेशन आ गया। अगला जो लैंडफॉर्म है हम लोग का इंसाइज्ड मियांडर, ये भी वैसा ही है कि रिवर ने पहले मियांडर बनाया। हम लोग जानते हैं कि रिवर सेकंड स्टेज में मियांडर का फॉर्मेशन करती है, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन करती है, और उस मियांडर में कभी कभी क्या होता है, रिवर मियांडर के अंदर और गहरे गहरे मियांडर्स का फॉर्मेशन कर देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंसाइज्ड मियांडर या अधःकर्तित विसर्प। मतलब रिवर ने पहले मियांडर बना दिया, लेकिन अब क्या हुआ, रिवर में रिजुविनेशन हो गया। अगर नॉर्मल स्थिति होती तो रिवर मियांडर में मियांडर ना बनाती, रिवर
सेकंड स्टेज क्रॉस कर रही थी धीरे धीरे। अब रिवर हो सकता है यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन करती, जो भी लास्ट स्टेज के लैंडफॉर्म्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करती, लेकिन रिवर ने मियांडर के अंदर और गहरी गहरी घाटियां बना दिया। रिवर ने मियांडर के अंदर और भी गहरी गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया, या मियांडर के अंदर और संकरे मियांडर्स बना दिए। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि रिवर अपनी स्टेज में और पीछे जा रही है, आगे नहीं आ रही है, मतलब कि रिवर में रिजुविनेशन हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इंसाइज्ड मियांडर। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला ये चैप्टर है। अब देखिए 71 नंबर पे उत्थित संप्राय मैदान। ये सिंपल है। देखिए यहाँ पे जैसे एक मैदान ये है, एक मैदान ये है, एक मैदान ये है। येलो कलर से एंड ऑरेंज कलर से मैंने दिखा दिया इसको कि दोनों में एक डिफरेंस समझ में आए। रिवर ने पहले एक यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन किया था, पेनी प्लेन, संप्राय मैदान बना दिया था घिस के। अब क्या हुआ कि रिवर में रिजुविनेशन हो गया, और थोड़ी दूर बाद जैसे हम किसी मान लीजिए ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे हमको एक संप्राय मैदान देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत दूरी पे हमको, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाया, लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं कि एक मैदान ऐसे होगा जस्ट उसके नीचे दूसरा मैदान होगा। ये सब चीज़ें तो बहुत बड़े बड़े एरिया में होती हैं। तो हमको एक मैदान देखने को मिला और हम थोड़ी दूरी पे और गए, काफ़ी दूरी पे निकल गए, तो हमको एक और मैदान नीचे देखने को मिला, और उस दोनों मैदानों के बीच में थोड़े बहुत और लैंडफॉर्म्स देखने को मिले। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि एक तो रिवर ने लैंडफॉर्म पहले एक प्लेन या एक संप्राय मैदान नदी ने पहले बना दिया था, दूसरा वाला नदी ने बाद में बनाया। तो दूसरा वाला बाद में क्यों बनाया? उस क्यों का उत्तर यह है कि रिवर में रिजुविनेशन हो गया। रिवर अपनी लास्ट स्टेज में थी, रिवर ने संप्राय मैदान बना दिया था, लेकिन फिर से रिवर लास्ट स्टेज से थोड़ा सा पीछे चली गई, आगे नहीं आई और पीछे चली गई, और फिर से कटाव करना शुरू किया रिवर ने, एंड फिर से काफी समय बाद जाके एक और प्लेन का फॉर्मेशन किया। ये हो गया हम लोग का उत्थित संप्राय मैदान। अब देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे हैं, खड़े हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि ये ऊपर वाला प्लेन न्यू है कि नीचे वाला प्लेन न्यू है, कौन सा नया है, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर ये होगा कि जो ऊपर वाला प्लेन है ये पुराना है, जो नीचे वाला प्लेन है ये नया है। इसी तरीके से यहाँ पे अंदर जो मियांडर्स बने हैं, अंदर जो घाटियां सकरी बनी है, ये नई है। बाहर वाला जो मियांडर है ये पुराना है। ठीक, जो भी बाद में बनेगा रिजुविनेशन के बाद, वो न्यू लैंडफॉर्म होगा, न्यू प्रोसेस से वो बनेगा। और सबसे लास्ट हम लोग का वैली इन वैली या रिवर टेरेस, इसको हम लोग ऑलरेडी रिवर वाले चैप्टर में भी कवर किए थे। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, क्योंकि इसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि रिवर ने पहले घाटी बनाई, इसको मैं यहाँ पे भी बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए रिवर ने एक घाटी का फॉर्मेशन किया, इस तरीके से एक रिवर की घाटी बनी हुई है। ठीक, अब क्या हुआ कि रिवर घाटी बना रही थी, हो सकता है रिवर अपनी सेकंड स्टेज में रही हो, रिवर चौड़ी घाटियां बना रही हो, लेकिन फिर से रिवर में रिजुविनेशन हो गया और रिवर ने घाटी के अंदर और संकरी घाटियों का निर्माण करना शुरू किया। तो इस घाटी के अंदर मान लीजिए कि और घाटियां बनी, इस चौड़ी घाटी के अंदर और सकरी घाटियां बनने लगी। जैसे पहले ये पूरी एक घाटी बनी, ठीक है, अब रिवर में फिर से पुनर्जीवन हो गया, रिजुविनेशन आ गया, तो उस घाटी में फिर एक और घाटी बनी, फिर से पुनर्जीवन हो गया, फिर से एक घाटी बनी, इसलिए घाटी के अंदर घाटी बनती चली जाएगी। इसी ही कहते हैं हम लोग वैली इन वैली, मतलब घाटी में घाटी या रिवर टेरेस। अब ये थोड़ा सा इसमें एक चीज ये समझने वाली है कि ऐसा नहीं कि रिजुविनेशन एक ही बार होता है। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गए हैं, अगर हमको एक मेन घाटी है और उस घाटी में हमको एक और घाटी देखने को मिल रही है, सिर्फ दो घाटियां, एक मेन घाटी उसके अंदर एक घाटी, तो मतलब कि यहाँ पर एक बार सिर्फ पुनर्जीवन हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हमको एक निक पॉइंट देखने को मिल रहा है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक बार रिजुविनेशन हुआ है। यहाँ पे अगर सिर्फ हमको एक प्लेन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सिर्फ एक बार यहाँ पे पुनर्जीवन हुआ है। मतलब कि जितने ज्यादा लैंडफॉर्म के अंदर लैंडफॉर्म बनेंगे
मतलब कि उससे हमको ये हिंट मिलेगा कि उतनी ज्यादा बार पुनर्युवन हो चुका है। जैसे अगर हम इस शेप को, इस डायग्राम को एग्जाम्पल माने, तो यहाँ पे देखिए घाटी के अंदर, ये तो पूरी एक घाटी है ना, ये पूरी घाटी है, इसमें एक ये घाटी है, फिर बनी, फिर बनी, फिर यहाँ बनी, तो मतलब इस एक घाटी में कई घाटियां हैं, मतलब कि कई चक्र हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक या मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स, बहुचक्रीय स्थलाकृतियां, मतलब कई बार अपर्दन का चक्र यहाँ पे चल चुका है। ठीक, यहाँ पे कई बार नहीं चला। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल माने तो यहाँ पे एक ही बार हुआ, यहाँ पर भी एक ही बार हुआ, लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे घाटी के अंदर कई घाटियां बन चुकी हैं, कई टेरेस दिख रहे हैं ना हमको, तो इससे मतलब कई बार हमको ये रिजुवनेशन यहाँ पे अंदाजा लग रहा है कि हुआ होगा। तो झारखंड में इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी प्लेन एरिया में गए हैं और हमको देखने को मिल रहा है कि एक ये प्लेन है, फिर प्लेन है, इसके नीचे भी प्लेन है और उसके बाद भी प्लेन है, 4 प्लेन्स हैं। तो अगर 4 प्लेन्स हैं मतलब कि 4 बार रिजुवनेशन हुआ है, ये उसका तात्पर्य है। तो बस हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं अब इस चैप्टर को। ऑलरेडी काफी लंबा हम लोग का रिवीजन क्लास हो चुका है। अभी हम लोग को वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें वहां पे हम लोग जानेंगे, कुछ स्पेशल। सभी लैंडफॉर्म्स कवर करेंगे हम लोग, इंट्रूसिव भी, एक्सक्लूसिव भी, और उससे रिलेटेड और भी कोई छोटा कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी देख लेंगे। हाँ, और एक बात ये भी कि आप लोग बेस लेवल क्या होता है, बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रिजुवनेशन क्या होता है, और इओस्टैटिक चेंज क्या है, कुछ चीजें नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फिलहाल इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन वाले लैंडफॉर्म्स के क्लास में, और फाइनली वो हम लोग का लास्ट क्लास होगा रिवीजन का, लैंडफॉर्म्स के रिवीजन का। बाकी फिलहाल आगे तो हम लोग को ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, थॉट, बहुत सारे सेक्शंस का रिवीजन करना है, लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।